ठीक है, बच्चा बता लो चालू ठीक है, सही है। देखो इधर पर आज साइंस में है अपना कार तथा ऊर्जा एवं शक्ति, ये तीनों जो होते हैं ये यांत्रिक ऊर्जा से संबंधित होते हैं तथा जो कार होता है ये वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। तो कार, ऊर्जा और शक्ति जो ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसके लिए क्या करना है और यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। सबसे पहले इसके कार के बारे में देखिए, कार क्या कहलाता है, वर्क। तो जो कार होता है वो बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कहने का मतलब अगर जो बल है, अगर किसी वस्तु पे आप बल लगा रहे हैं और उसमें अगर विस्थापन ना हो, विस्थापन अगर 0 हो तो आपने कार नहीं किया, मतलब जो कार का मान होगा वो 0 होगा। यदि किसी वस्तु को आप बल लगाते हैं और अगर उसमें विस्थापन नहीं होता है, मतलब वो वस्तु परिवर्तित अपने स्थान से नहीं होती है, नहीं खिसकती है, तो कार आपका 0 होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो कार होता है वो बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। जो भौतिकी है, भौतिकी में 2 प्रकार की राशियां होती हैं, एक सदिश कहलाती हैं, एक अदिश कहलाती हैं। अदिश राशियां वो कहलाती हैं जो दिशा पर निर्भर करती हैं, दिशा पर निर्भर नहीं करती हैं, तथा सदिश वे कहलाती हैं जो दिशा पर निर्भर करती हैं। तो जो विस्थापन है वो एक सदिश राशि है और जो बल है वो भी एक सदिश राशि है। जो आप बल है, अगर बल जो लगा रहे हैं वो किस दिशा में लगा रहे हैं, इसके लिए दिशा निर्भर जरूरी है। और विस्थापन, परिवर्तन जो आपका हो रहा है वो किस दिशा में हो रहा है, वो विस्थापन कहलाता है। तो जो कार होता है वो बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से बनते हैं। तो जो बल है वो सदिश राशि है और जो विस्थापन है वो भी सदिश राशि है। लेकिन जब सदिश और सदिश राशियों का गुणनफल होता है तो एक अदिश राशि प्राप्त होती है। एक महत्वपूर्ण लाइन है, ध्यान रखना होगी कि जब सदिश और सदिश राशियों का गुणनफल होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, मतलब जो एक 2 प्रकार का मल्टीप्लाई होता है, एक डॉट वाला मल्टीप्लाई होता है और एक क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। जब यहाँ पर डॉट मल्टीप्लाई होता है सदिश सदिश राशियों का तो एक अदिश राशि प्राप्त होती है। सदिश राशि जो है वो 3 विभवाओं के रूप में प्राप्त होती है, i, j, k। आपने देखा होगा यदि ये कोई सदिश राशि दी है 3i + 4j + 6k, यहाँ पर अगर इसका मल्टीप्लाई किसी दूसरी वाली उसमें सदिश राशि में कर दिया जाए तो यहाँ पर जो एक प्राप्त होगी राशि वो एक अदिश राशि प्राप्त होगी। जब 3i का 3i में मल्टीप्लाई होगा तो i × i का मान तो होता है 1, वो गायब हो जाएगा और इधर किधर का कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, चच्चों को हो जाएंगे 16, इधर 6 × 5 = 30 हो जाएंगे। इनको ऐड करने पर जो आएगी वो एक संख्यात्मक मान आएगा। इधर पे आते हैं कितने, इधर पे हो जाएंगे कितने, 16 में कितने 25 और कितने हो जाएंगे जी 55। तो जो 55 आए हैं, जो 55 एक कैसी राशि है, तो जो एक संख्यात्मक मान है, इसलिए ये अदिश राशि है। कहने का मतलब जब 2 सदिश राशियों का गुणनफल होता हो तो हमेशा एक अदिश राशि प्राप्त होती है। इसीलिए बल एक सदिश राशि है और विस्थापन भी एक सदिश राशि है। वो जब सदिश सदिश का गुणनफल होगा तो एक अदिश राशि प्राप्त होगी। इसलिए कार कैसी राशि प्राप्त होती है, कार एक अदिश राशि होती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन एक अदिश राशि है। ऑप्शन में बल मिलेगा, विस्थापन मिलेगा, कार मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है कि जो कार है वो तो अदिश होती है, बल्कि वहीं पर जिसके मल्टीप्लाई से ये कार बना है वो सदिश राशियां होती हैं। यहाँ पर 2 प्रकार की गणित होती है, एक सदिश गणित कहलाती है, एक अदिश गणित कहलाती है। जो इधर पे सदिश गणित होती है उसमें क्या होता है कि बल गुणे विस्थापन को हम ऐसा रूप में लिखते हैं, मतलब जो कार W होता है वो F × S × cos थीटा होता है। एक कॉज बताता है कि जो विस्थापन हुआ है आपका वो किस दिशा में हुआ है, कितने कोण पर हुआ है, कितनी कॉजिया के साथ हुआ है। जब यदि आपको एक फॉर्मूला आता हो तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर सकते हैं जो लगातार ग्रुप डी में एग्जाम में आते रहते हैं। उसमें पूछा जाएगा कि अगर कोई वस्तु 60 डिग्री के कोण से विस्थापित होती है तथा 5 मीटर आगे बढ़ जाती है तथा 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो आपका कार्य क्या है। आप इस फॉर्मूला में मान रख देंगे, यहाँ पर F का मान, यहाँ पर इसका विस्थापन का मान, यहाँ थीटा का मान रख देंगे तो आपको जो मान प्राप्त होगा वो कार का प्राप्त होगा। और जो कार है, कार की जो यूनिट है, कार की जो इकाई है, कार को जो मापा जाता है वो जूल में मापा जाता है। तो जो कार के मापने की इकाई है तो वो जूल
जूल है और 1 जूल इक्वल टू यदि बात करें तो यहाँ पर 1 जूल रखेंगे तो ऊपर की जगह पे 1 न्यूटन रखना पड़ेगा और विस्थापन जो मापा जाता है वो मीटर में, इसलिए यहाँ पर 1 मीटर रखा जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो होता है कि 1 जूल इक्वल टू जो होता है वो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है। बस ये ध्यान रखना है कि कार एक कैसी राशि है, तो कार एक अपनी अदिश राशि है तथा W इक्वल टू F इंटू cos थीटा, F इंटू S इंटू cos थीटा होता है, जो फॉर्मूला डायरेक्ट ऑप्शन में मिलेगा, इसलिए ये भी ध्यान रखना है। अब ये कार संबंधी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी इसकी भाषा के रूप में देखिए। तो इसका अगला जो स्टेप आता है, ये जो कार के बारे में बात हुई, वहीं पर यदि बात करें ऊर्जा के बारे में, तो ऊर्जा जो है एनर्जी है, तो भौतिकी में जो ऊर्जा होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक गतिज ऊर्जा कहलाती है और एक स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। लेकिन जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है, जो दोनों को मिलकर के होता है, उसको हम साइंस की भाषा में यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर ऊर्जा कहलाती क्या है, ऊर्जा क्या है साइंस की भाषा में, तो यहाँ पे लिखा है कि किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। अगर कोई वस्तु कार्य करती है, कोई वस्तु गतिमान होती है, तो उसके अंदर जो क्षमता होती है उसी को साइंस की भाषा में हम ऊर्जा कहते हैं। इसकी भाषा नहीं पूछी जाएगी, यहाँ से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये जानिए कि ऊर्जा एक कैसी राशि है, तो ऊर्जा एक अदिश राशि होती है। इसके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ये अदिश राशि है। देखिए कार भी एक अदिश राशि थी, ऊर्जा भी एक अदिश राशि है, ये अदिश राशि ये है। इसके बाद इसका मात्रक भी ध्यान रखना है कि जो मात्रक है जूल है। ऊर्जा का वही मात्रक होता है जो कार का होता है, कार का भी मात्रक जो था वो जूल था, ऊर्जा का भी मात्रक जो होता है वो जूल होता है। आगे लिखा है कि कार द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। मतलब अगर कोई कार्य करते हैं हम, तो जो कार्य करने पर जो ऊर्जा लगती है या जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा को साइंस की भाषा में यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को एक नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं कि जब कोई यंत्र या कोई वस्तु में जो ऊर्जा निहित होती है, अगर कोई वस्तु गतिमान है तो जो गति कर रही है वो क्षमता है जो उसके अंदर, उसको हम गतिज ऊर्जा कहेंगे। लेकिन अगर कोई वस्तु स्थिर है, वो अगर उसे गतिमान कर दें तो वह जो उसके अंदर ऊर्जा निहित होगी वो स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, एक गतिज ऊर्जा कहलाती है, एक स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जो गतिज ऊर्जा होती है काइनेटिक एनर्जी, तथा जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो कहलाती है हमारी mgh, मतलब कहलाएगी जो उसके अंदर है इसके पोटेंशियल एनर्जी। तो देखना है ध्यान से अब कि जो अपनी गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो 1/2 mv² होता है। वहीं पर स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो mgh होता है। गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला अपना 1/2 mv² है। यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा, इसको हम लिखते हैं 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा क्या कहलाती है, तो जब कोई वस्तु गतिमान होती है तो उसके अंदर जो ऊर्जा निहित होती है, जिसकी वजह से वो गति कर रही है, उसे साइंस की भाषा में गतिज ऊर्जा कहती है। गतिज ऊर्जा बना है गति शब्द से, इसलिए वो गतिज ऊर्जा कहलाती है। परंतु अगर कोई वस्तु स्थिर है और उसके अंदर ऊर्जा निहित है तो उसे हम साइंस की भाषा में कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। अगर किसी छत पर कोई पत्थर रखा है तो उसके अंदर जो ऊर्जा निहित होगी वो स्थितिज ऊर्जा होगी। रखा है तो स्थितिज ऊर्जा है, परंतु उसे अगर छत से गिरा दिया जाए और वो गति करने लगे नीचे की ओर तो वो गतिज ऊर्जा कहलाती है। अगर हम तालाब की बात करें, तालाब के अंदर जो पानी भरा हुआ है उस पानी में जो ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा है, मतलब जो स्थिति के समय ऊर्जा है, रुकी हुई अवस्था में जो उसके अंदर ऊर्जा है उसे ही स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। परंतु अगर तालाब का पानी खोल दिया जाए और पानी गति करने लगे तो उसके अंदर जो ऊर्जा निहित होगी वो गतिज ऊर्जा होगी। अगर स्प्रिंग लें और स्प्रिंग को हम खींच करके रख दें ऐसा, तो उसके अंदर जो ऊर्जा होगी वो स्थितिज ऊर्जा होगी। परंतु अगर उसे छोड़ दें तो जो वो गति करने लगेगी, पास पास आने लगेगी, तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा होगी। इसलिए गतिज ऊर्जा कहलाती है गति में उपस्थित ऊर्जा, और जो रुकी हुई अवस्था में ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 mv² होता है। वहीं पर जो स्थितिज ऊर्जा है उसका फॉर्मूला mgh होता है। अब देखिएगा जो 1/2 mv² है अपना एक फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बनते हैं। यहाँ पर m जो है वो वस्तु का द्रव्यमान है, जो वस्तु गति कर रही है उसका द्रव्यमान m है, और जिस वस्तु जो गति कर रही है, जिस वेग से कर रही है
तो वेग यहाँ पर भी है। इसलिए अगर किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा निकालना है तो उसके अंदर कितनी गतिज ऊर्जा स्थित है, तो उसके लिए दो मानों की आवश्यकता जरूरी है। एक तो उसका द्रव्यमान पता होना चाहिए और एक उसका वेग पता होना चाहिए। लेकिन वहीं पर अगर बात करें स्थितिज ऊर्जा की, अगर स्थितिज ऊर्जा निकालना हो तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए वस्तु का द्रव्यमान पता होना चाहिए और वस्तु जिस पिंड की ओर गति कर रही है, चाहे वो पृथ्वी हो चंद्रमा हो, तो उसका गुरुत्वीय त्वरण का पता होना चाहिए और साथ में वस्तु कितनी ऊंचाई पर है अभी उसका भी पता होना चाहिए। अगर mgh तीनों मानों का आपको मालूम है तो आप स्थितिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। वहीं पर अगर गतिज ऊर्जा की बात करें तो उसके लिए द्रव्यमान और उसके वेग का पता होना जरूरी है। इसलिए दोनों फॉर्मूलाओं को ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में, छोटे एग्जामों में लगातार सीधे डायरेक्ट गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है तो वो 1/2 mv² होता है। वहीं पर जो अपना स्थितिज ऊर्जा का है वो mgh होता है। ये दोनों फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला ऊर्जा के बारे में कि ऊर्जा जो है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, इसे साइंस की भाषा में कैसे कहा जा सकता है, जिसका नाम ही हो ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा मीन्स एनर्जी, क्षमता, और संरक्षण मतलब उसका बचाव। तो जो संरक्षण है, तो संरक्षण का मतलब, ऊर्जा संरक्षण के मतलब से मतलब है कि इसका जो रखाव है, बचाव है, वो कैसे किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि ऊर्जा जो है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है। अगर दुनिया में जितनी भी प्रकार की ऊर्जाएं हो, चाहे वो विद्युत ऊर्जा हो, प्रकाश ऊर्जा हो, ऊष्मीय ऊर्जा हो, ध्वनि ऊर्जा हो, जितनी भी ऊर्जा है, कभी कोई ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। बस एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर देखना है कि जो ऊर्जा परिवर्तित होती है वो कैसे होती है। तो एक इसकी परिभाषा कहती है ऊर्जा संरक्षण की कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो देखना यहाँ पर लिखी है कि जितनी ऊर्जा एक रूप में लुप्त होती है उतनी ही ऊर्जा दूसरे रूप में प्राप्त होती है। कहने का मतलब अगर कोई प्रकाश ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा कहीं पर लुप्त होती है तो वो किसी दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित होगी, या तो वो ऊष्मीय ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। तो जितने जूल ऊर्जा लुप्त होती है उतने ही ऊर्जा दूसरे में परिवर्तित प्राप्त होती है। तो देखना यहाँ ऊर्जा रूपांतरण करने वाली कुछ उपकरण है जो अपने इस वातावरण में प्राप्त होते हैं, जिसका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले इधर पर देखिएगा कि सौर सेल दिया है। जो सौर सेल है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है सौर सेल कहता है। अभी सोलर पैनल होते हैं जो ये कांच की प्लेट के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये सोलर पैनल का काम क्या है, सोलर पैनल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जब ये सोलर पैनल पर प्रकाश पड़ता है तो जो प्रकाश ऊर्जा आती है वही सोलर पैनल इसमें से क्वाइल के माध्यम से विद्युत निकालता है, जिसको हम सौर ऊर्जा द्वारा लाइट बनाते हैं। तो जो सोलर पैनल लगते हैं वो सौर सेल कहलाते हैं, जिनका काम प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना होता है। कुछ बैटरियां भी ऐसी होती हैं जो प्रकाश ऊर्जा के द्वारा चार्ज होती हैं, इसके बाद वो विद्युत प्राप्त करती हैं। तो वो भी सौर सेल के ऊपर निर्भर करती हैं, सौर सेल जैसी आधारित होती हैं, इसलिए वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। अगला उपकरण है दैनिक जीवन का डायनेमो। डायनेमो जो कहलाता है उसे हिंदी में विद्युत जनरेटर कहते हैं। जो इसका काम होता है कि जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब होता है गतिज ऊर्जा, एक आम भाषा में गतिज ऊर्जा कह सकते हैं। मतलब अगर किसी भी उस डायनेमो की अगर उसका जो बीच की कुंडली होती है, अगर उसे घुमाए तो घुमाने पर वह पीछे की ओर से विद्युत निकालती है। मतलब जो डायनेमो होता है वो विद्युत मोटर का जस्ट उल्टा होता है। विद्युत मोटर में अगर लाइट लगाते हैं तो उसकी जो कुंडली होती है वो घूमने लगती है, और वहीं पर अगर डायनेमो की कुंडली घुमाएं तो वो उसमें से लाइट निकालने लगती है। तो विद्युत मोटर है जो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, वहीं पर डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। एग्जाम में ये छोटी एग्जाम में आते रहते हैं कि निम्न में से कौन सा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ध्यान रखना है कि जो अपना डायनेमो है ये एक ऐसा उपकरण है जिसको अगर गति करवाई जाए तो वह लाइट बनाता है। तो ये डायनेमो है जिसे विद्युत जनरेटर कहते हैं।
इसके बाद जो डायनेमो है, इसी के माध्यम से अमरकंटक स्थान पर पानी के द्वारा जो यांत्रिक ऊर्जा है उस पर उसके उन पंखों को घुमाया जाता है और डायनेमो से सिस्टम करके विद्युत प्राप्त की जाती है। तो डायनेमो का काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। वहीं पर विद्युत मोटर जो आम रूप में हम सबके पास होती है, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसके बाद माइक्रोफोन जो है, इस माइक्रोफोन का काम होता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। जिससे हम बोलते हैं तो उसमें देखा होगा कि जो हम ध्वनि बोलते हैं उस ध्वनि को वो कनेक्ट करता है, उसे एक लाइट के द्वारा विद्युत के रूप में परिवर्तित करके उस स्पीकर तक ले जाता है। स्पीकर का काम क्या होता है? तो लाउड स्पीकर का काम होता है कि जो कॉइल के माध्यम से आई है जो ध्वनि, जो विद्युत के रूप में आई है, उस विद्युत ऊर्जा को पुनः ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो हम माइक्रोफोन से बोलते हैं तो ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, फिर कॉइल के माध्यम से, एक केबल के माध्यम से विद्युत ऊर्जा फिर ध्वनि ऊर्जा में बड़े रूप में एक आ जाती है। तो ये ध्यान रखना है कि माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर एक दूसरे को ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं साइंस की भाषा में। वहीं पर बात करें अगर सितार की, तो सितार को क्या करते हैं? अगर हम बजाते हैं तो हम अपने हाथों के द्वारा बजाते हैं तो यांत्रिक कहलाती है। जैसे हम गति करवाते हैं तो वो यांत्रिक कहलाती है। वही यांत्रिक ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है, बदलने लगता है जो, तो वो ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगर हम वहीं पर हारमोनियम को देखें तो हारमोनियम को जो यांत्रिक द्वारा बजाया जाता है, हाथों के द्वारा बजाया जाता है, तो वही यांत्रिक ऊर्जा, उसके भी तार होते हैं जो तांबे वाले, वो ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। तो ये सितार हुआ, हारमोनियम हुआ, ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला जो दैनिक जीवन का उपकरण है जो ऊर्जा का परिवर्तन करता है, बल्ब, ट्यूबलाइट। जो बल्ब होता है, बल्ब भी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है या ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। तो जो विद्युत बल्ब होता है, तो बल्ब का काम क्या होता है कि जो विद्युत आती है उसे वह प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। इन सभी में ये बात ध्यान रखना है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। अगले यदि कोयले का जलना की बात करें, अगर कोई कोयला जलता है तो कोयले में जलने में एक रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो रासायनिक ऊर्जा का जो होता है, जो चीज नष्ट हो जाए, पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाए, तो वो रासायनिक ऊर्जा है। रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कोयले का जलना रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करना है। फिर ऊष्मीय ऊर्जा के माध्यम से हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ऊर्जा का रूपांतरण ही इस कोयले का जलना होता है। अगला है जो विद्युत सेल है, जिसे हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। विद्युत सेल का काम क्या होता है? एक छोटा सा सेल होता है जिसके अंदर रासायनिक क्रिया घटित होती हैं, और वही केमिकल पदार्थ, रासायनिक ऊर्जा है होती है जो वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और हमें विद्युत प्राप्त हो जाती है। आगे बात करते हैं अगर इंजन की। जो इंजन लगा होता है, इंजन का काम होता है ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। इंजन जो होता है पहले वो ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त करता है, ऊष्मीय ऊर्जा को वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है और कोई भी वाहन गति करने लगता है। तो इंजन का काम क्या होता है? ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। एक बात करते हैं दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली मोमबत्ती की। जो मोमबत्ती होती है इसमें रासायनिक घटना घटती है और रासायनिक अभिक्रिया को वह प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। तो मोमबत्ती का ध्यान रखना है। लास्ट लिखा है इस पर फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो होता है वो प्रकाश को कनेक्ट करता है और विद्युत के माध्यम से अंदर उसमें ले जाता है और फोटो को कनेक्ट करता है। तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम फोटो इलेक्ट्रिक सेल का है। एक बार जितने भी अपने जो यंत्र लिखे हैं, जितने भी जो उपकरण लिखे हैं, ये सभी दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले हैं। बस ध्यान रखना है कि यांत्रिक ऊर्जा का मतलब होता है गति करना, और विद्युत ऊर्जा जो होती है वो जानते होंगे, और ध्वनि ऊर्जा हुई, प्रकाश ऊर्जा हुई, ये ऊर्जाओं में रूपांतर है कि एक बार आपने ध्यान से देख लोगे तो ये एग्जाम में आने वाले छोटे छोटे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे और कभी गलत नहीं होंगे। अब बात करते हैं हम वहीं पर शक्ति की। जो शक्ति होता है, शक्ति कहलाता है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। जो स्पीड है, जिस स्पीड से आपकी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, उसको ही हम कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं। जो शक्ति इक्वल टू होता है वो कार्य बटे समय होता है। इन तीनों के फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको। जो कार्य बताया था हमने, कार्य का फॉर्मूला ध्यान रखना है।
W इक्वल टू F इंटू एस इंटू cos थीटा, मतलब कहने का मतलब कार इक्वल टू बल बड़ा विस्थापन होता है। वहीं पर बात जब ऊर्जा की आई थी तो ऊर्जा दो प्रकार की थी, एक थी हमारी गतिज ऊर्जा और दूसरी थी हमारी स्थितिज ऊर्जा। वहीं पर बात अगर हम कहते थे शक्ति की, तो शक्ति का फॉर्मूला है हमारा कार बटे समय। तो कार जो होता है, कार मापा जाता है जूल में और समय मापा जाता है सेकंड में, इसलिए यहाँ पर जूल प्रति सेकंड जो यूनिट हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी, हमारी शक्ति की पावर की हो जाएगी। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो 1 वाट बराबर होता है वो 10 की पावर 7 अर्ग प्रति सेंटीमीटर होता है। जी अर्ग होती है उसकी मापने की यूनिट होती है। और यहाँ पर जो 1 हॉर्स पावर एक अश्व शक्ति बराबर होता है वो 746 वाट होता है। जो इसके भाषाई संबंधी क्वेश्चन होंगे, जो इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं वो अगले वीडियो में बताएंगे कि यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बनते हैं। और आने वाली एग्जाम में ग्रुप डी में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे किए जाते हैं, ताकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन यदि बन जाए तो साइंस का लगभग 50% भाग गलत नहीं होता है। तो जी आज 3 पॉइंट हुए हैं, एक कार, ऊर्जा और शक्ति। ठीक है।